20 बार लोगों ने रिजेक्ट किया। पब्लिक स्पीकर होता क्या है, और 500-600 सेमिनार मैं ऑल ओवर इंडिया कर चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डिजायर। वेदांत कहने को तो तीन जैसे वेदांत ब्रह्म कहते हैं। अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो आपकी मेहनत है, वो एक आपकी प्रोसेस है। और ब्रेकअप मैं बिल्कुल झेल नहीं पाया। The face of life. अपनी लाइफ में जितना रंग भरना चाहता हूँ मैं भरने की कोशिश करता हूँ। मिस्टर मध्य प्रदेश के कुछ ऑडिशन वगैरह चल रहे थे। टॉप 50 लोगों में सिलेक्ट होता हूँ, फिर उसके बाद टॉप 10 में आता हूँ, टॉप 5 में आता हूँ। तुम्हें कोई इमोशन फीलिंग का फरवा नहीं है, तुम 3 महीने से फोन नहीं उठा रहे हो, मैं लगातार लगा रही हूँ तुमको। वो मेरा फर्स्ट था जो मैं लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कि उनका बेस्ट लोकेशन बेस्ट गेस्ट आप होनी चाहिए, तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, हालांकि मिला नहीं हूँ। वो मेरा पहला क्रश था। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बाउंस जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टर अजय लाल निगम जी के थ्रू है। कर चलिए बॉस, वेलकम टू मादर टॉक्स। आपका स्वागत है आज हमारे मादर टॉक्स टीम में। हमारे आज हम कुछ यूथ अवेयरनेस डिस्कस तो करेंगे। वेलकम टू अवर टीम मादर टॉक्स। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वन ऑफ द बेस्ट गेस्ट जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप कमेंट बॉक्स भरे पड़े थे। हमारे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूथ एंटरप्रेन्योर और हमारे सबके बीच में बुंदेलखंड की जान और आवाज मिस्टर संदीप विश्वकर्मा जी के साथ आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं ना जी, ये सबके बस की बात नहीं है, और आपके द्वारा यूथ्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी अवेयरनेस पहुंचती है। सो थैंक यू सो मच मेरी साइड से, और ऑडियंस आपको बहुत पसंद करती है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट ये हमारा माधव परिवार हमसे कराता है और उसी के लिए हम कैसे भी कुछ करना पड़े उनके लिए अच्छे अच्छे मेंटोर्स लेके आते हैं। और आपका बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन था कि संदीप भैया के साथ करना है, और वो आपसे मोटिवेटेड भी है और कहीं ना कहीं आपको देखना पसंद करते। तो मैंने कहा कि अब हम संदीप भैया के साथ ज़रूर आपके बीच में आएंगे। तो उन्हीं में से काफ़ी मेरे जो गेस्ट हैं, हमारे अपकमिंग यूथ, हमारे भाई, उनका एक जानना था कि संदीप भैया की लाइफ की जर्नी कैसे रही होगी, स्टार्टिंग जर्नी। क्योंकि संदीप भैया को मैंने अभी यहाँ देखा है, तो क्या उनकी लाइफ भी हमारी तरह ही रही होगी या फिर कैसे, क्या लाइफ के उनका एक्सपीरियंस है? ऑब्वियसली मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। Okay. तो मेरा बचपन बहुत साधारण बीता है, और अभी जो लोग मुझे प्रोफेशनली देखते हैं, बट मैं शुरुआत में वैसा नहीं था। बहुत साई बच्चा था, बहुत इंट्रोवर्ट था, बिल्कुल बात नहीं करता था, लेकिन थोड़ा पढ़ने में ठीक था। ऐसा भी नहीं था कि हमेशा टॉप करता था, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक था। लेकिन लाइफ मेरी शुरुआत में ठीक थी, लेकिन कॉलेज टाइम में क्या हुआ कि परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, और बहुत कम टाइम में मुझे मेरे जो फादर हैं वो छोड़कर चले गए। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो मुझे थोड़ा सा सीरियस होना होता है कि लाइफ के लिए, करियर के लिए। फिर जाके वो जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आता है, तो प्रोफेशनल जर्नी ऐसे शुरू होती है। बिल्कुल। और इन्हीं चीज़ों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ना हमारे यहाँ जो व्यूअर्स हैं, हमारे बुंदेलखंड में काफ़ी अपकमिंग यूथ जो है एजुकेशन की ओर जा रही है, और वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उन पे बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आप जैसे मेंटोर के साथ में वो अपने एथिक्स और कॉन्फिडेंस को ही बिल्ड करते हैं। क्योंकि आप, मैंने देखा है कि आप कई कॉलेजेस, स्कूल्स में जाके हमारे यूथ को अवेयर करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करी तो आपको क्या चैलेंजेस आए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये हर किसी की लाइफ में होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं किसी काम की भी, आपकी ये शुरुआत हुई है तो आपको भी बहुत सारे लोग ज्ञान देते होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब शुरुआत कोई इंसान करता है, तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डिजायर, बिल्कुल। और वो बर्निंग डिजायर उसको बताता है कि उसको लाइफ में कहाँ जाना है। जब मैं पब्लिक स्पीकर बना तो छतरपुर में कोई नहीं जानता था कि ये पब्लिक स्पीकर होता क्या है। एग्जैक्टली। सब लोगों को लगता था कि बस बात करना ही होता है। लेकिन जब चैलेंज की बात करते हैं, तो मैं शुरुआत में हर स्कूल कॉलेज में खुद जाता था कि भाई मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और आपके कॉलेज में एक सेशन लेना चाहता हूँ, जरूर। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा।
लेकिन शुरुआत में होता क्या है कि लोग आपको जज करते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई डेटा नहीं होता उनको शो कराने के लिए। तो जब मैं उनके पास जाता था तो वो बोलते थे कि यार तुम अभी खुद नए बच्चे हो, एक काम करो मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लो, अभी क्या ही तुम सिखाओगे। लेकिन मेरे अंदर जो डिज़ायर था कि भाई मैंने अगर मुझे इस लाइफ मतलब इस जीवन में कुछ करना है तो गिव अप करने जैसा कुछ है नहीं है। मैंने सोच लिया था कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा और उसके पीछे रीज़न ये नहीं था कि पैसा कमाना है, उसके पीछे मेरा एक जो पर्पस था कि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर भी जा रहा है और सही ट्रैक पे भी जा रहा है, लेकिन उसको डायरेक्शन देने वाले या गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। बिल्कुल। तो मेरा सीधा सा उद्देश्य था कि मुझे यूथ को वो चीज़ें डिलीवर करनी है, वो अवेयरनेस उनको देनी है जिसकी वजह से वो अपने करियर पर फोकस कर पाएँ, अपने जीवन पर फोकस कर पाएँ। तो 10 बार 20 बार लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन मैं जाता था, बोलता था बार बार कि मुझे एक चांस दीजिए। फिर एक वो दिन भी आया कि जब लोगों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। जब रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो मेरे पास फोटोग्राफ्स वीडियोज आना शुरू हो गए, तो मैं लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। फिर मेरे पास से इंस्टाग्राम से लोगों के इनवाइट आना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करके प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई और आज 4-5 साल हो गए हैं मुझे प्रॉपर इस फुल टाइम करते हुए, और 500-600 सेमिनार मैं ऑल ओवर इंडिया कर चुका हूँ। वाह। तो यही एक शुरुआत है। बाकी मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ होती है। अगर आपका पर्पस बहुत बड़ा है तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो आपकी मेहनत है, वो एक आपकी प्रोसेस है, उसको हम स्ट्रगल का नाम नहीं दे सकते। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे दिन आए वैसे दिन आए, वो उसका हिस्सा है, वो इस सक्सेस का हिस्सा है। अगर हमें सक्सेस मिलती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम रोते क्यों हैं? बिल्कुल। वो उसका हिस्सा है और वो द फेस ऑफ अ लाइफ। यस, वो हमें फेस करना होता है। तो चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, वो आपको परखने आएंगे कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। तो मुझे लगता है मैंने खूब एंजॉय किया है। बिल्कुल। और हमारे जो भाई हैं सब लोग भी लाइफ को एक्सप्लोर एंजॉय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ही मानना था कि क्या हमारी लाइफ ही टॉक्सिक है, जो कि आपने उनको रिलेट करके दिया कि नहीं मेरी लाइफ भी रही है, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे वो भी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब आपने अपने गाँव से उठ के अपने आप को प्रूफ करके दिखाया तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक इनिशियल पावर और पोटेंशियल है कि वो अपने आप को बेस्ट डिलीवर कर पाए सोसाइटी के लिए। वो मोर क्वेश्चन जो हमारे कुछ खास हमारे गेस्टों का ही है कि रिसेंट में आपने अभी लास्ट 2 ईयर में क्या अचीवमेंट करी है, और एड ऑन करके 1 मोर ईयर आपने क्या फेलियर करा है। हमने सुना है आप टेक में भी अपने आप को आपने मौका दिया था, तो टेक की कहानी कैसी कुछ किससे बड़ा सुनना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है और मैं लाइफ में मेरा एक उसूल है ओके। कि मैं लाइफ को ना टेस्ट करके जीना चाहता हूँ। एक जरूर। लाइफ मिली है तो मैं हो सकता है अपनी लाइफ में जितने रंग भरना चाहता हूँ मैं भरने की कोशिश करता हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करता हूँ। अगर मुझे कोई स्किल नहीं आती है तो मैं सीखने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो होता ये है कि मैं पब्लिक स्पीकर के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे कहीं से किसी ने एक मतलब ऐसा सवाल पूछा कि आपके पास क्या कॉन्फिडेंस है, उसका क्या सर्टिफिकेट है कि आप प्रूव कर पाओ कि आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो मैंने कहा बात तो सही है, वो बात किसी स्टूडेंट ने मेरे से बोली थी, लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद मिस्टर मध्य प्रदेश के कुछ ऑडिशन वगैरह चल रहे थे। तो मैं पब्लिक स्पीकर और मैंने कहा मॉडलिंग लाइन मेरे लिए अलग है, अगर मैं यहाँ पर खुद को प्रूव कर पाया तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। फिर मैं उसे बच्चे को क्या मैं सबको प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है। और होता यही है, मैं उसमें रजिस्ट्रेशन करता हूँ, ऑडिशन देता हूँ, टॉप 50 लोगों में सेलेक्ट होता हूँ, फिर उसके बाद टॉप 10 में आता हूँ, टॉप 5 में आता हूँ और मैं खुद को प्रूव करता हूँ। मैं मिस्टर मध्य प्रदेश सेकंड रनर अप तक का जो खिताब होता है वो जीतता हूँ। क्या बात, क्या बात। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो मैनिफेस्ट किया उसमें एक चीज़ मैनिफेस्ट की कि मैं बार बार खुद को मिस्टर कॉन्फिडेंट बोलता था। और मैनिफेस्टेशन ऐसा वर्क किया कि मिस्टर कॉन्फिडेंट का मुझे सब टाइटल अवार्ड दिया गया वहां पर, और वो सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास रखा हुआ है। तो वो चीज काम करती है। दूसरी बात, मैंने खुद को एक अलग फील्ड में प्रूव किया। फिर एक जैसे फेलियर की बात करें तो अलग अलग तरह के फेलियर होते हैं। प्रोफेशनल फेलियर काफ़ी हैं, पर्सनल फेलियर काफ़ी हैं। हालांकि जो पर्सनल फेलियर होते हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो वो चीज़ रही है।
फिर बीच में ऐसा रहा कि मुझे लगा कि यार मेरी स्किल अभी थोड़ा-सा वीक है, मुझे इस पे काम करना चाहिए और डे बाय डे मैं इस पे काम करता हूँ। तो बीच में मुझे मेरे कोच हैं दीपक बजाज सर, और उनसे मुझे सीखने के लिए मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन सीखूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने सर से बात की कि सर मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं आपके पास आके सीखना चाहता हूं। वाह। तो सर का ये था कि भाई पास में क्यों आना है, आपका अच्छा काम चल रहा है। मैंने कहा सर नहीं, मैं सीखूंगा तो आपने उनको आपके अप्रोच पास। अप्रोच कहाँ से करा था आपने? अप्रोच के लिए ये होता कनेक्ट है। कनेक्ट कहाँ से करा था? नंबर कहाँ से हाँ, मिला आपको? माधव जी यहाँ पे एक बात बोलूंगा मैं हम्म। कि जब इंसान को भूख लगती है ना, हाँ हाँ। तो वो रास्ते के लिए गूगल सर्च नहीं करता कि कैसे रास्ते हैं, वो रास्ते एग्जैक्टली निकल आते हैं। एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि मैं उनको इंस्टा पे मैसेज किया, बढ़िया प्रॉपरली प्रोफेशनल मैसेज किया, फिर उनसे कनेक्ट किया, जूम पर हमारी मीटिंग हुई, फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कंफर्मेशन दिया। मैं 1 महीने के लिए वहाँ पर गया, उनके साथ मैंने उनकी टीम में काम किया, तो वहाँ से मैंने सीखा। उसके बाद क्या होता है कि जब मैं वापस आता हूँ 2024 में, तो मेरी 6 सालों की एक मेहनत थी, और वो मेहनत क्या थी, मैं किताब लिख रहा था। लेकिन बहुत बार हो क्या रहा था कि मुझे लग रहा था यार किताब में कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। उस मिसिंग के चक्कर में मैं 6 साल तक डिले करता रहा। फिर मैंने 2024 में फाइनली अपनी किताब को पब्लिश किया। तो एक मिस्टर कॉन्फिडेंट या मिस्टर मध्य प्रदेश, ये एक पेजेंट जर्नी जुड़ गई। दूसरा हमारा एक किताब का, यानी मैंने किताब भी पब्लिश कर दी, और वो किताब मैंने अपने फादर को डेडिकेट की, क्या क्योंकि बात। वो जीते जी बहुत सारे अचीवमेंट नहीं देख पाए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो पूरी तरह से मैंने उनको डेडिकेट कर दिया। और इफ यू डोंट माइंड, अगर आप वो बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो अमेजोन पे मिलेगी। संदीप सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंट के साथ साथ अपनी लाइफ में और कुछ नई स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने अपने प्रिय भाइयों के लिए पूछा था, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ना किसी को अप्रोच करने से पहले सोचते हैं कि वो रिस्पॉन्स क्या होगा। हाँ, रिस्पॉन्स दो ही होंगे, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, एक लेकिन हमें करना होगा। Correct. तो कहीं ना कहीं ये उनको भी मदद करेगा जो कि अभी तक वेट कर रहे थे अच्छे मौके का। मौका आता नहीं, हमें चलना होता है। बिल्कुल। एक एक बात और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा कि जैसे आपने बोला कि हम किसी को अप्रोच कैसे करें, कई बार लोग सेल्फ रिजेक्ट कर लेते हैं खुद को। बिल्कुल। कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे किसी सेलिब्रिटी को अप्रोच करना है और आपको किसी का पॉडकास्ट करना है, तो आप सोचेंगे कि यार ये मेरी रैंक से बाहर है क्या। तो पहले तो खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा काम है उसको अप्रोच करना। बढ़िया से एक मैसेज तैयार करो, एक मेल तैयार करो, उनको भेजो। हो सकता है कि वो आपको रिप्लाई करें, और कई बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अप्रोच करने में कोई शर्मिंदगी नहीं, आप बिल्कुल। किसी से भी बात कर सकते हैं। और मैंने आपकी जर्नी में एक चीज़ और देखा है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बाउंस जो है वो कहीं ना कहीं मिस्टर अजय लाल निगम जी के थ्रू है। करेक्ट। ये कहानी क्या सही है? बिल्कुल सही है। मैं बता रहा था कि जब मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू हुई, तो कुछ ही सेमिनार्स हो रहे थे, और एक दिन के सेमिनार हो रहे थे। तो उनका ये था कि वो मेरे से जब पहली बार मिले, तो मेरा कम्युनिकेशन और मेरा ड्रेसिंग सेंस उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो सीधा मेरे से यही बोले कि मुझे नहीं पता कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप कैसे क्या करेंगे, मैं आपको अपने फाइनल ईयर के बच्चे देता हूँ। डायरेक्ट यही बोले, मैं अपने फाइनल ईयर के बच्चे आपको देता हूँ, आप इनको स्मार्ट बना दीजिए। तो मैंने कहा सर कि स्मार्ट वर्ड बहुत बड़ा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कम्युनिकेशन बस नहीं होता, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बोले ठीक है, मैं आपको देता हूँ। और एक अमाउंट दिया उनने कि ये अमाउंट है और इतने दिन का एक सेशन करना है आपको। तो पहला ब्रेक जो मुझे, जैसे मूवी में ब्रेक मिलता है, पहला ब्रेक मुझे अजय सर ने दिया है, तो मैं हमेशा उनका आभारी रहता हूँ, और मेरे लिए वो सब प्रथम है, तो बहुत मानता हूँ मैं उनको। वो उन्होंने हमें भी मैं सर से बोला, मैंने कहा सर मैं ऐसे कुछ काम करने जा रहा हूँ, तो ही इज माय न्यू सब्सक्राइबर। उन्होंने बोला कि तुम करो, तुम्हें लाइफ में कभी नीड पड़े मैं तेरे साथ हूँ, तू कर अपना काम। लेकिन लाइफ में बोला रुकना नहीं, करते रहना, और तू अच्छा काम कर रहा हो, लाइफ में और आगे जाएगा। तो वो व्यक्ति इतना सौम्य व्यक्ति है कि अगर उनके पास कोई जाए ना, तो हम मानते हैं कि आप किसी पेड़ के यहाँ बैठ पर जाओ, ऑटोमेटिक फल मिलते हैं। वो मुझे सिंपल उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि तेरे को जब नीड पड़े एक सिंगल कॉल करना। बहुत काबिल इंसान है, मतलब डाउन टू अर्थ हैं, बहुत बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो हर एक बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे उनकी जो सौम्यता है, जो नम्रता है, जो विनम्रता है, मतलब वो सारी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। और जब भी आपसे मिलेंगे बड़े सभ्य तरीके से बात करेंगे, नो एटीट्यूड। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद इतने सारे कॉलेजेस उनके चिल्ड्रन होते हैं,
बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अभी लास्टली मैंने ना 26 को मैंने स्पीच दिया, तो आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल्सो अध्यक्ष फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज इन छतरपुर। तो मैंने सर को डोनेट करके स्पीच दिया, तो वो बाद में स्पीच देन ओवर ही केम इनटू रिसेप्शन एरिया और मेरी पेट छट्टा पाई, बोले कि तूने अच्छा किया है, स्पीच तेरी अच्छी थी, बस तू थोड़ा वर्ड को आगे पीछे कर गया। मैंने कहा सर मैं लास्ट 2 आवर्स में लिखा था, मैं दिल्ली गया हुआ था, मुझे दिल्ली से मैं जस्ट लौटा, मैं ट्रेन की जर्नी में कुछ लिखना चालू किया और फिर मुझे मॉर्निंग में 5 o'clock पे आया, फिर ट्रैवल करते हुए फिर जब मैं लिखा तो मैंने कहा सर नेक्स्ट टाइम आपको ये कहना नहीं पड़ेगा, आप दोबारा 2 बार हाथ लगाएंगे और बोलेंगे बेहतर किया तुमने। और वन मोर थिंग, आप लाइफ में जिस पाथ पे चल रहे हैं, आई जस्ट वांट टू नो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, आप किस लिए इतना लाइफ में स्ट्रगल या फिर चैलेंजेस लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप किस गोल को किस डिजायर के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत मैंने देखा है और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या डिजायर है जो आपकी अधूरी है अभी तक। आपका जो सवाल है बहुत गहराई वाला सवाल है, आपने समुंदर वाली ही बात कर दी। मैं मोती निकालने वाला व्यक्ति हूँ। यस, तो बहुत अच्छा सवाल है कि मैं क्यों पब्लिक स्पीकर बना, मैं क्यों लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि हर इंसान अपना एक प्रोफेशन चुनता है। इस प्रोफेशन को चुनने से पहले मुझे 100 में से 95 लोग बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं खुद बैठ के एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैं क्या कमा रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी फैमिली की स्थिति क्या है, इवन मेरा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है। मैं एनालिसिस करके बैठा और मैंने सोचा कि फाइनल मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है या मैं जैसे नॉर्मली लोग करते हैं कि मैं कोई प्रोफेशन करूं या कोई कॉर्पोरेट जॉब करूं। हालांकि मैं कॉर्पोरेट जॉब कर चुका था, पहले मैं कर चुका था, तो लास्टली किया आपने? यस, मैं कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद जब मैं पब्लिक स्पीकिंग में आया तो मुझे जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो प्रॉब्लम मैंने देखी, उनको रिजॉल्व करना था। तो पर्पस ऑफ लाइफ मेरा ये है कि अगर मैं किसी एक इंसान की भी जिंदगी को बदल दूं तो वही मेरा पर्पस है। दूसरी बात, कई बार लोग तन मन धन किसी भी तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर मैं किसी के मूड को अच्छा कर सकता हूँ, किसी को नॉलेज दे सकता हूँ जैसे एक टीचर करता है, हालांकि मैं टीचर नहीं हूँ, प्रॉपरली मैं टीचर नहीं खुद को बोलता हूँ, मैं एक पब्लिक स्पीकर के तौर पर मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। मैं अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य ढूंढ लिया हूँ, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है ये बताना चाहता हूँ। दूसरा, जो यूथ भटका हुआ है, कई बार क्या होता है कि यूथ को ये पता नहीं है कि वो बनना क्या चाहता है, जो दोस्त कर रहा है वो भी करने लगता है, तो मैं उसको ये भी राह दिखाता हूँ कि आपकी करियर का जो पाथ है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे। मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। दूसरी बात, आपने देखी होगी एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो नेचुरल है और एक एज के बाद आता है कि लोग ये प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, अटैचमेंट होता है। तो कई बार हम इस पर भी बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि एक बड़ा सिलेबस है, 1-2 पन्ने पर नहीं हम सीख सकते हैं। ये आपने क्वेश्चन जो रखा है ये जरूर हमारे कुछ अपकमिंग जनजीस जो है वो बहुत अटैचमेंट उसको लव मान के बैठ जाते हैं। हाँ, क्योंकि अटैचमेंट है, तो उस रिलेशनशिप के बारे में भी आप थोड़ा ब्रीफ मुझे कीजिए कि लाइफ में ये मोड जो अचानक से आता है और फिर जब डिट्रैक्शन हो जाता है, डिटैचमेंट जब होता है, तो फिर लाइफ में क्यों, क्योंकि काफी लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, उस फेस को फेस नहीं कर पाते। यस, उनको लगता नहीं कि लाइफ वही बहुत लंबी है, हमें और लोग कोई मिलेंगे, अगर वो तुम्हारा होता अब रहता। तो इन कंफ्यूजन को जरूर दूर कीजिएगा। मैं वही चीज़ लेके जा रहा था, सॉरी, मैं वही कनेक्ट करते हुए जा रहा था कि मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो कैसे चेंज हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब लाइफ में गलतियां नहीं की, तो मैं पहली बार पॉडकास्ट पर रिवील कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी रिवील नहीं किया है। नॉर्मली मैं भी अटैचमेंट को प्यार समझता था, तो किसी से अटैचमेंट हुआ मुझे, और अटैचमेंट इतना भारी हुआ कि वो नॉर्मली एक इसका स्टेटस ये रहा मेरी लाइफ में कि वो ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप मैं बिल्कुल झेल नहीं पाया। जो सब लड़के या लड़कियां करते हैं कि पेन होता है उनको, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वो थॉट आते हैं। मेरी लाइफ में हुआ, मतलब आज मैं रिवील कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में हुआ। लेकिन उस टाइम की बात जब मुझे मेरी फैमिली ने संभाला, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे बहुत क्लोज हैं,
उनने मुझे समझाया। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे उद्देश्य पता चला कि यार जब मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है तो यूथ के साथ होता होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसी से भी लगाव हो सकता है। वो कोई वस्तु, वो कोई इंसान, वो कोई ड्रीम, हर एक चीज़ से अटैचमेंट होता है और अटैचमेंट ही मोटिवेशन है। मैं इस चीज़ को कनेक्ट करता हूँ। अटैचमेंट मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि कई लोगों को अटैचमेंट पावर से होता है, वो उनके लिए मोटिवेशन है। कई लोगों को अटैचमेंट पद से होता है, कई लोगों को अटैचमेंट इंसान से होता है, कई लोगों को अटैचमेंट मनी से होता है। तो हर एक तरीके से उनको अटैचमेंट होता है। तो अटैचमेंट अगर आपको इंसान से है तो उसको प्यार ना समझे, पहली बात। क्योंकि प्यार के ना स्टेज होते हैं। आप पहली बार में किसी को देखते हैं, वो आकर्षण होता है, यानी आपने देखा और आपको एकदम लगाव सा हो गया। धीरे धीरे जब आप उससे बात करना शुरू करते हैं तो फिर वो एक लगाव बनता है और लगाव ऐसा बनता है कि आपको लगता है कि इसके बिना तो अब सब कुछ अधूरा है। और धीरे धीरे करके जब आदमी की एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं तो फिर वहाँ से हर्ट होना शुरू होता है। मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि माधव जी मेरे लिए ये करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे हर्ट होता है कि आपने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तो वो धीरे धीरे जब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होते हैं तो ब्रेकअप होते हैं। ब्रेकअप के बाद में इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो वहाँ मैं यूथ को समझाता हूँ कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और एक दो मूव ब्रेकअप, ऑन करना जरूरी है। हाँ, एक दो ब्रेकअप तो होने चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। मैं हाँ, ये मानता हूँ। मैं खैर क्वेश्चन से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन जी। आज मैं आपकी बातों में आके मुझे भी लग रहा है कि मैं भी एक कन्फेस करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ सभी के सामने। खैर ये वीडियो का मिड पार्ट होगा, शायद लोग अवॉइड कर देंगे, मेरे घर तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि मैं बहुत साय नेचर का भी हूँ। और मैं लाइफ में चेंज जो आया मेरे, मुझे अपने काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस मैं रहा हूँ। हमारे नवीन पटकर जी के साथ जो आपके मेरे बड़े हाँ, अच्छे मेरे अच्छे संबंध- दोस्त हैं। हाँ। मैं उनसे लास्टली फर्स्ट टाइम ही मिला हूँ और कनेक्ट में उनसे 20 से हूँ। हम्म, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं इस व्यक्ति जैसा बनना चाहता हूँ या इनसे सीखना चाहता हूँ। जबकि मैं उनसे उम्र दराज ही होगा, कुछ महीने या कुछ साल तक, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बहुत कम है। अगर इस उम्र में वो कर रहे हैं तो मैंने उनको पहले अप्रोच करा कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को मूव ऑन कर दिया है। मैं उस किस्सों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस किस्से की एक लाइन में बताना चाहूँगा कि जिसने मुझे बताया ये अटैचमेंट था, वो मेरा पहला क्रश था। ओह, उसने मुझे लाइफ पहली बार बताया, मुझे लग रहा था कि लाइफ स्मूथ चलती है, दोस्त बनते हैं, बिछड़ते हैं, चलता है, मैं नॉर्मल। मैं किसी को कभी लाइक गलत इंटेंशन से टच नहीं करा, फील नहीं करा। हाँ, एक था, उससे बात करने में सुकून मिलता था। मैं कभी बलगडी पे नहीं गया नॉर्मल से। लेकिन एक टाइम हुआ कि जब हमारे घर में थोड़ा फंक्शन था तो हम घर में बिजी थे। देन अपकमिंग नेक्स्ट हमारे मैरिज चली थी भैया की, दीदी की, तो हमें काफ़ी टाइम स्पेंड करने को हो गया, 2-3 महीने। फिर जब मैंने एक बार कॉल किया नॉर्मल, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता व्हाट लव अटैचमेंट में, तो नॉर्मल भाई सुकून मिलता है, दोस्त से फोन लगा चलते चाय पीने में सुकून। अगर वो फोन नहीं उठाए तो गुस्सा आती है, क्यों नहीं आया, करेक्ट। सेम मैं वही दोस्त समझता था। तो उसने मुझे बोला फर्स्ट टाइम, मैंने बोला कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो बहुत टाइम उठाया कि छोड़ो करके। तो मैंने उसको फिर मल्टीपल टाइम कॉल किया, उसने बोला कि ये फिर मुझे ऐसा फील हुआ, हर्ट हुआ, फिर लगा कि ये लव टाइप था, क्योंकि मैं उसमें रह नहीं पा रहा था बात करे बिना। यस। उसने बोला ये कुछ नहीं होता है लव डब, सब तुम्हारा ये भ्रम था और तुम अटैचमेंट में थे। हाँ। तुम्हें कोई इमोशन फीलिंग का फरबा नहीं है, तुम 3 महीने से फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मैं लगातार लगा रही हूँ तुमको, क्योंकि मैं और काम में था, मैं नहीं कर रहा था। तो उसने मुझे फर्स्ट लेसन दिया कि लव और अटैचमेंट में डिटैचमेंट क्या, डिस्ट्रैक्शन, ये लाइफ का जो पाथ। करेक्ट। तो मेरे लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट था। फिर मैं किसी के ऊपर देखा नहीं, मैं सबको अब लाइक अ ब्रदर सिस्टर के बेस पे देखता हूँ और सबको नॉर्मल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो मेरा फर्स्ट था जो मैं लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा। हाँ, सेम। फिर मैंने कहा कि इनसे छोड़ते हैं, हमारे जो यूथ हैं वो कहीं नहीं भटक रहे, तो उनके लिए मेंटोर जैसे होंगे। तो फिर मैंने जो फर्स्ट डिस्कशन हमारा था मिस्टर नवीन पटकर जी के साथ में, तो हमने भगवद गीता, वेदांत, उपनिषद सब पे चर्चा करी। और मैं चाहता हूँ कि लोग मूव ऑन करें, अगर अटक के नहीं रहना है। बिल्कुल। और ये अटैचमेंट है, लाइफ का लव नहीं, लव पेरेंट्स ही करते हैं। यस यस, करेक्ट। वही चीज़ मैं बता रहा था, जैसे आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, हर किसी के साथ होता है। लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं, एक उस स्थिति में फंसे रहते हैं और उस फंसने के बाद में उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एक होता है वहाँ से बाउंस बैक करना। मेरी लाइफ में बाउंस बैक वहीं से हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे लाइफ में अब कुछ करना है। मैं जितनी बार लाइफ में फेल होता हूँ, मुझे उतनी बार मोटिवेशन डबल मिलता है कि जैसे एक दरवाज़ा बंद हो गया ना, तो मुझे लगता है कि अब 4 दरवाजे खुल गए हैं। तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। फिर मुझे रियल जो लव समझ में आता है कि वो आपकी फैमिली आपसे करती है। बिल्कुल।
ऐसा नहीं है कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा वो आपसे प्यार नहीं करेगा, लेकिन प्यार एक झटके में नहीं होता है, वो मेच्योरिटी का टाइम होगा। वो मैच्योरिटी आहिस्ते आहिस्ते होता है। बिल्कुल। और आपको प्यार में मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती हैं, आपको लगता है कि वो सामने वाला बैठा हुआ है मैं उसको देखता रहूं, आपको लगता है कि वो मेरे से बात कर रहा है तो बातें कम हम उसको एहसास ज़्यादा करें। आपको लगता है कि कई बार जैसे जो आजकल के जेनजी है, मैं बोल देता हूँ जेनजी ही बोलूँगा, हाँ, कि उनको लगता है कि 24 घंटे बात करने से प्यार बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। आप प्यार की पहले मीनिंग को समझिए, प्रेम की मीनिंग को समझिए, वो है क्या? प्यार किसी से भी हो सकता है, आपको अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, किसी से भी हो सकता है। तो कई बार प्यार को बदनाम कर देते हैं, उसने मुझे छोड़ा क्यों, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको बदनाम करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे। मैं तो ये बोलता हूँ जिसने मुझे छोड़ा है मैं उसको देवी जी मानता हूँ, उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, और आज तक गलत थॉट उसके प्रति आते नहीं हैं, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि बस उसके सामने कभी ना जाऊँ, बस इतना रहता है। बाकी कभी ये रिवेंज मन में नहीं आता है कि उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि ये जो थॉट होते हैं ना ये आपको खुद को बर्बाद ये करते हैं। आपको छोटा दिखाते हैं कि आप छोटा कर- इस चीज के लिए। यस। और मैं आपसे लिटरली बोलूं, मैं तो कई बार मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर अब मैं काफी कोशिश करी, लेकिन मैं उसको कोई मुझे फिजिकल रिलेशन के मैं नहीं रहता हूँ, मुझे तो इमोशनल रिलेशन रहता है कि हाँ Yes. आपसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। अब मेरा काम इमोशन मेरे काम से है, मुझे लोगों के साथ पहुंचाना है, जो बोलो अटक के बैठे उनको मूव ऑन कराना है। और कहीं ना कहीं मैंने इतना ज्यादा ट्रायल करा, फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं मूव ऑन, और कहीं नहीं कारण वही है। फिर मुझे लगा कि मैं खुद को प्रूव करूंगा कि मैं इस काबिल नहीं, मैं कुछ और। फिर महादेव की मेरे पर अचानक, और अब तक, और मुझे लगता है लाइफ में मेरा मोटिव जो है उनने मुझे दिया कि तू मूव ऑन कर। और मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, मैंने मल्टीपल कंपनीज में वर्क करा, कॉर्पोरेट में रहा मैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, रिसेंट में वर्क हूँ। तो उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट थिंग दी है और मुझे फेस करना सिखाया है। मैं कभी सिफारिश से नहीं गया हूँ, मैं अब भी कुछ नए काम कराते हैं मुझसे। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस जो यूथ हैं, आप सब कुछ ना कुछ काम करते रहिए, मौका ढूंढिए, अप्रोच कीजिए, स्टार्टिंग में स्किल नहीं है फ्रीलांस में काम कीजिए, कैसे भी करके अपने आप को बेस्ट बनाइए। 10 बार गिरिए, 50 बार गिरिए, एक दिन आप जरूर उठ के जाएंगे और वो कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कितना बात भी है, प्रयास कर ले। वेरी नाइस, बहुत अच्छे थॉट हैं। यही जो सोच है ना, इसी को लेकर ही हम चल रहे हैं आगे, क्योंकि किसी को तो आगे आना होगा, बिल्कुल। और जो हिम्मत वाला होगा वो आगे आएगा, क्योंकि उसको सहन करने की बहुत शक्तियाँ होती हैं। सपने रात में देखे भले जाते हैं, हाँ साझा दिन में ही करना पड़ता है। बिल्कुल। लोगों को ये लगता है कि संदीप सर की लाइफ बड़ी मस्त है, लोग सम्मान देते हैं, बुलाते हैं, अच्छी अच्छी जगह जगह रुकते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमने को मिलता है। वो एक शब्द सुन रहा था, बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन जो चलता है ना, वो तो मैं दिखाई नहीं सकता क्या चलता है, कितनी मेहनत होती है। कई स्टूडेंट मेरे से बोलते हैं जब मैं क्लास में जाता हूँ कि सर हम लोगों को बहुत पढ़ाई करनी होती है, आपको तो क्या है, आपको आके पढ़ाना होता है। मैंने कहा कि आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, मुझे जो पढ़ाना है उसकी पढ़ाई करनी होती है। क्या हैं? तो वही। लेकिन एक चीज और भी है, आप प्रोफेसर के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग भी है। बहुत काम मैंने सर को अप्रोच करा, मेरा मन था, और मैं भी, हम लगता है कि महादेव ऐसी ब्लेसिंग्स कर दे। मेरे मन में था ना कि आज चाय पीने का मन कर रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कॉल किया आपको, मैंने कहा कॉफी या चाय कुछ करते हैं, और मैंने कहा साथ में आपके बैठना है। तो फिर मैंने आपको कॉल किया और आपने नॉर्मल से बोला कि आज मैं थोड़ा, कल मुझे शूट पे मुझे कल निकलना भी है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं माना नहीं करूँगा। मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट टाइम हम मिले और आपने उस चीज़ को आपने डिले नहीं करा। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फिर जिद करके इन्होंने, मैं ये दोबारा आने वाले थे, मैंने इनको अनहाइजीनिक फूड खिलाया, मैंने इनको डोसे खिला के भेजा, उसके लिए सॉरी ओवरहेड के लिए। नहीं, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइफ में यही तो मेमोरी है मुझे लगता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट मीट था, हमारी कॉल पे बात हुई थी, तो दूसरे दिन हमारा अवार्ड फंक्शन था, हाँ, तो उसकी तैयारी चल रही थी, बट आपका कॉल आया तो मुझे लगता है आपने बोला कि हम यहीं हैं। हाँ। हमने सोचा कि यार सामने वाला मुझे अप्रोच कर रहा है, उससे मिल लेना चाहिए, तो फिर हम गए, बातचीत हुई, अच्छा था एक्सपीरियंस। मैंने लेकिन वो मिस कर दिया, आपका जो फंक्शन था मैं उस पर आने वाला था। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ पेन चला रहा था तो मैं आ नहीं पाया, जब ओवर हो गया था। लेकिन मैंने आपका फंक्शन देखा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग था। अपने वो मैं अब देख रहा हूँ, मैं उस कॉलेज में काफी टाइम दिया, तो मैंने देखा पहले जो बच्चे थे 20 किस टाइम के, अब 26 हो गया। अब बच्चे काफी सिंसियर है, मोटिवेटेड हैं, और बात करने में एक्सपर्टीज है। पहले साय नेचर के थे, तो बात क्वेश्चन नहीं करना, थोड़ा छिपके रहना, अब फेस करते हैं। हमारे पास सिंगल लाइफ मिली, हमें फेस करना है अपने सिचुएशन से, अपने अपकमिंग वर्क से, अपने लोगों से रिलेशन बिल्ड करना है।
आपके होने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है वहाँ। थैंक यू। और ये फीडबैक मुझे वहाँ से भी मिला है, मैं पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू वहाँ जा रहा हूँ। तो उनका ये रहता है कि आप हमारे कॉलेज आइए, एकेडमिक नॉलेज जो होगा, टेक्निकल नॉलेज जो होगा, हमारे टीचर्स देंगे, हमारे प्रोफेसर्स देंगे, बट इनको जो बिहेवियर इनका है, इनकी जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, रिज्यूम मेकिंग है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इसके लिए आप तैयार कराइए। तो मेरे जाने से वहाँ का इन्वायरमेंट इसलिए भी चेंज हुआ है कि आज बच्चे खुद एंकरिंग करते हैं। बिल्कुल। और आज आप सभी कॉलेजेस में जाइए, ज़्यादातर जो फैकल्टी होती है वो एंकरिंग करते हैं, बच्चे बहुत कम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एंकर आप ढूंढने जाओगे तो दक्ष फार्मेसी कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। एब्सोल्युटली। हर क्लास में एंकर तैयार कर दिए हैं मैंने। वही मैंने वो चीज़ देखा है, ये इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आप अपनी जर्नी से ऊपर नहीं आते तो वहाँ नहीं पहुँचाते। Yes. वी ऑल हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ। हमने प्लान करके नहीं बैठा होता है, लेकिन हमको चलना होता है करेक्ट। है ना। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो काफी की लाइफ में आपने इम्पैक्ट डाला है, तो वो कहीं ना कहीं और लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेंगे। और अगर हम प्रॉपर सोशल मैसेज जो हम अगर हमें स्पीच, वर्ड, थॉट, ड्रीम जो भी अगर हम माइंड में कर पा रहे हैं, अगर हम किसी को डिलीवर कर पा रहे हैं और वो पॉजिटिव इंटेंशन से, मैंने देखा सोशल मीडिया का लोग यूज करते हैं, लाइक कंटेंट सारे लोग बनाते हैं, बिल्कुल। लेकिन इंटेंशन क्या है। मैं देखिए सोशल मीडिया के लोग ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग आधे से ज़्यादा टाइम मोबाइल पे ही देते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक। हाँ, आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गया है, और जो ऑडियंस वाला ग्रुप है वो यूट्यूब पे शिफ्ट है, और जो रिसेंट ग्रुप है जजीज वो स्नैपचैट पे शिफ्ट है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ क्रिएटर्स भी हैं। क्रिएटर अपने आप को फेमस या फिर अपने पॉपुलर करने के लिए कंटेंट की वैल्यू भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कल के दिन जब वो उस एज पे एरा पे आके देखेंगे खुद को कि जब उनके बच्चे वो बड़े होंगे तो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए आपका क्या व्यू होगा सर। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वो बिना सोचे ही हमको ऐसा परोस देते हैं हमारे यूथ के लिए, और मुझे बहुत तकलीफ होती है उसको देख के। हम जो ट्रेंड के चक्कर में चलते हैं, जो सब लोग कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग गलत भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया मुझे लगता है हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए है। ये क्या चल रहा है कहाँ पर, उसकी अवेयरनेस क्या है, कितना नॉलेज आपको चाहिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इवन सोशल मीडिया से आप अपने जो कोई स्किल है, कोई आपका टैलेंट है, उसको शो करा के आप अर्न भी कर सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन सोशल मीडिया बुरा है, अच्छा नहीं है, उसका यूज हम कैसे करते हैं वो बहुत बुरा है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि आपने यूट्यूब जर्नी शुरू की, आपने कुछ वीडियोज डाले, और हो सकता है आप अच्छे डांसर हैं, आपने वीडियोज डाले, तुरंत आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको लग रहा है कि यार दूसरे लोग ना थोड़ा वल्गैरिटी से डांस करते हैं, थोड़ा स्टेप उनके अलग रहते हैं, वायरल हो रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं। तो आपने भी क्या किया, आपका जो मेन एथिक्स था, जो आपकी वैल्यूज थी, उसको छोड़कर आपने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े से आपको व्यूज ज़्यादा मिलना शुरू कर दिया, आप समझ गए इसी में व्यूज मिलेंगे, मुझे इसी में सक्सेस मिलेगी, और आप जो ओरिजिनल थे, ओरिजिनल से आप कुछ और बन गए, आपने अपने टैलेंट को खो दिया है। तो एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आपको लगता है कि इस समाज की मानसिकता सबकी अलग अलग होती है, लोग क्या देखना चाहते हैं, और जैसे कई बार बोलते हैं कि ये चीजें वायरल क्यों होती हैं। जैसे आप कई बार हम खुल के बोलते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उनके कपड़ों को लेकर काफी जजमेंट होते हैं, कमेंट्स होते हैं, और अगर उन्हें कोई स्टेप कर दिया तो वो वायरल हो जाते हैं। तो वो देखने वाला कौन है? हम आप यूथ। अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ वायरल होगी, चलेगी। तो मेरा सिंपल सा ये कहना होता है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपका कोई पर्पस है इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का, तो आप सोशल मीडिया पे आइए, आप क्रिएटर बनिए, और आप उस यूथ को कुछ दीजिए, ये अच्छा है। लेकिन अगर आप उससे यूथ को गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो यूथ होता है ना, जो जेन जी है ना, वो बहुत क्यूरियोसिटी वाला होता है, उसको जो दिख रहा है उसको लगता है यही सच्चा है, यही रियल है, क्योंकि वो नया है ना, वो कच्चा घड़ा है, अभी आप उसको जैसा सेव देंगे वो वैसा बन जाएगा। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो क्रिएटर जो लोग करते हैं, बट सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा इस सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
और हमारी सोसाइटी उसी ओर मुड़ती है। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप यूट्यूबर कुछ भी हैं, आपको बड़ा सोच समझ के कंटेंट बनाना होगा, क्योंकि कंटेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं ना, कल के दिन आपके बच्चे देखें तो वो ये ना बोलें कि अच्छा ये मेरे मम्मी पापा ने बनाया था। आप ये समझ के जरूर बनाएं। दूसरी बात, एक मेरा व्यू रहता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, बड़े कपड़े पहनती हैं, कुछ नहीं है। मेरा सिंपल सा कहना है कि जो कपड़े पहनकर आप अपने भाई और पापा के पास बैठ सकती हैं, खड़े हो सकती हैं, वो कपड़े गलत नहीं है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप छोटे पहन रहे हैं, बड़े पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं। बस आपने जो कपड़े पहने, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई अपने भाई के पास बैठने में, पापा के पास बैठने में, वो कपड़े अच्छे हैं। बट यही है कि टैलेंट है तो उसको दिखाइए, लेकिन वल्गैरिटी के चक्कर में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप, और सोसाइटी को आप क्या देके जाओगे, बाद में आपको रिग्रेट होगा। सो मेरा यही व्यू है। और हमारे इन्हीं बातों में, और हम जिस बुंदेलखंड माटी से आते हैं, हाँ हमारे यहाँ बोलते हैं बेटा त्योहार काया न रहा। ये थोड़ा मैंने बिहार वाले वर्ड में बोला कि अगर बोलते हैं कि बेटा काया ज़्यादा दिखती नहीं है, हाँ तुम्हारी काया जो दिखा रही है ना सकल वो है। माया से है, हाँ। है ना। जब तक तुम्हारे पास शरीर में जान है तब तक तुम्हारी काया सब कुछ देखो पसंद करो, और झोंक दे तो प्राण त्याग दो ना, जिसे पखेर उड़ जाए ना, तो फिर तुम्हारे घर वाले भी कहने लगेंगे बहुत बसा आ रहा है भैया। मिट्टी को ले जाना से। फिर इसको ले जाके सभी लोग भी अपनी कंधे देने के लिए बोलेंगे यार, मतलब एक अफसोस वाला फील होगा। तो आप जो कंटेंट दिखाना चाहते हैं, जो कंटेंट के नाम पे जो इंटेंट है आपका, वो दिखता है लोगों को, क्योंकि आपका इंटेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। आपका इंटेंट कंटेंट से बिल्कुल मिलता नहीं। ये बहुत गहराई वाली बात बोली आपने। आपकी नियति ही आपकी प्रकृति तय करती है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि जो आपकी काया है, जो आप देख रहे हो, आपको घमंड है शरीर पर, तो बिल्कुल मत करिए। अच्छे अच्छे शरीर इस मिट्टी में मिल गए हैं और हम सबको मिल जाना है। लेकिन जो बाहरी सुंदरता है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी आंतरिक सुंदरता। एक इंसान आपसे मिलकर क्या फील करता है, वो आप इंसान हैं। मेरे से मिलकर कोई हर्ट फील करता है, मेरे से मिलना नहीं चाहता, मेरे से बात नहीं करना चाहता, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। बाहर से मैं कितना सुंदर हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाहर से सुंदरता का मतलब तो ये है कि बैरियर है जिससे लोग जाके बात करना शुरू करेंगे। वो बैरियर हटा, इसके बाद आप आंतरिक कितने सुंदर है। आंतरिक सुंदरता का मतलब ये है कि आपका स्वभाव, आपका नेचर, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, कितना सम्मान करते हैं, और आपकी नीयत क्या है। मैं तो ये बोलता हूँ कि कई बार लड़के की नीयत को पता करना है कैसी है। उसके साथ कोई भी गर्ल्स हो सकती है, दोस्त हो सकती है, बहन हो सकती है, वो कितना कंफर्ट, कितना सेफ फील कर रही है, ये आपकी प्रकृति है। और आंतरिक सुंदरता बहुत जरूरी है। इस बात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक और जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो दिन पे जाता है वो 18 to 25, क्योंकि वो कच्चे होते हैं। बिल्कुल। मेरी पोएम है, उसकी कुछ 2 लाइन से मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी चाहे कि वो सेवा कर ले नर नारायण की, लेकिन उसको भी जाना हाथ कुम्हार के चक्के। तो इस कहानी का कुम्हार जो है और चक्का जो है सोसाइटी, वो उस मिट्टी को जैसे बना रही होगी ना, 25 तक वैसा होगा, और फिर वो उस हाथी के भांति होगा। जो हाथी के बच्चे को बचपन में हम पालने के लिए उसमें एक चेन की जंजीर डाल देते हैं, वो मूव ऑन नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। लेकिन वो कुछ उम्र के बाद इतना ताकतवर होता है, इतना भव्य विशाल होता है कि अच्छे अच्छे पेड़ उखाड़ सके, लेकिन फिर भी उस जंजीर की हवा में आगे कदम बढ़ा नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी दिमाग में जंजीर बन चुकी है, पैरों में नहीं। करेक्ट। इसमें हम एक और चीज ऐड करेंगे। आपने बात की, कई बार क्या होता है कि इंसान खुद को परख नहीं पाता है। हम ह्यूमन ऐसे हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पावर है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आप किस जगह से हैं, कैसा आपका कलर है, क्या आपकी हाइट है, कौन सा जेंडर है, बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आपके सपने कितने बड़े हैं और आपके अंदर कितना भाव है उसको पाने का। मैं ये बोलता हूँ कि आपका जब आत्मविश्वास बिल्ड हो जाता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ छोटी हो जाती है। आज देखिए आपकी किसी भी छोटे से गांव से लेके
इंटरनेशनल लेवल तक लोग नाम कमा रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। मैं सपने में कभी नहीं सोचता था, यानी कि मेरा जो ड्रीम था शुरुआत में, मुझे डिफेंस में जाना था, मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन 2-3 बार क्या हुआ कि मैं बार-बार फेल हुआ, और फेल होने के बाद मुझे लगा यार कि मैं देश सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो नियति तय करती है कि आपको देश सेवा तो करनी है, कुछ अलग तरीके से करनी है। बिल्कुल। तो वहाँ पर मैं हो सकता था बॉर्डर पे रह के देश सेवा करता, लेकिन आज बॉर्डर से अंदर रह के जो जरूरी है, जो हमारा यूथ है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल उसको पहचानने की जरूरत है, और आपको लाइफ में वो इंसान ढूंढना पड़ेगा जो आपके पोटेंशियल को पहचान के आपको बताए। क्योंकि देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो जनरेशन है हमारी 18 से 25 वाली, ये बहुत कच्ची है। उसको जो आप कंटेंट देंगे, जो परोसेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, उसी को फॉलो करेगा, इवन फॉलो करता है वो। तो फॉलो अगर आप वो कंटेंट करता है तो उससे वैसा बनना भी है ना, उसके जो इंस्पिरेशन होती है वैसे ही लोग हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए, सोच समझ के आपको कंटेंट को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, इसी यंग जनरेशन में बहुत सारे बच्चे जो गेमिंग है इसमें बिजी हो जाते हैं, वहाँ से कुछ ऑनलाइन अर्निंग होती है उसमें बिजी हो जाते हैं, तो वो रियलिटी को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि शॉर्ट टाइम में मेरे पास पैसा आ रहा है, थोड़ा सा जा रहा है फिर आ रहा है, तो वहाँ के कमाने के चक्कर में वो रियलिटी को भूल जाते हैं कि मेहनत तो करनी नहीं है आपको। और अगर YouTube के गाइडेंस को हटा दूं, जो 18+ को वो कंटेंट डिलीवर करती है, तो एग्जैक्टली बोलूं, मुझे तो ये भी सोच के बड़ा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ के आफ्टर 12 के बच्चे भी वल्गरिटी को कहीं से भी फाइंड आउट करके किसी सोर्सेस से उस तक पहुँच रहे हैं। मेरी ऑडियंस तो एक्चुअल 12 से 20 तक है, 25 बहुत वो चेंज हो गया। अभी तक जो 18 to 25 हम सोच के हम अपने चर्चा चला रहे थे, मुझे लगता है कि हमारे यूथ को ये 18-25 जो आज के 5 साल पहले वाले थे, वो इतने गलत तरीके से डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि मैंने अब 12 से लेकर 16 की उम्र के कई बच्चों को देखा है जिनका सोचने का नजरिया बहुत जो घड़ा मिट्टी से मतलब पकने की ओर नहीं पहुंच रहा है, और वो पक के निकल चुका। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक रीजन है कि आज की घटना बताता हूँ। आज मेरा एक सेमिनार था, तो सेमिनार में एक बच्चे ने बोला कि सर आपकी व्यूज काफी टाइम से देख रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो एक बच्चा बोला सर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं इसलिए कम आ रहे हैं, आपको ना कुछ एंटरटेन पर्पस का बनाना चाहिए, कुछ मसाला ऐसा कुछ बनाना चाहिए। मैंने कहा मैं व्यूज के लिए कंटेंट बनाते ही नहीं, मेरा काम है कंटेंट बनाना। अब आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा, और जितने लोगों तक पहुंच रहा है वो यूनिक यूजर है मेरे, यूनिक व्यूअर है मेरे, और वो मेरे को फॉलो करते हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि आपको लोगों को समझाने के लिए तरीके बदलने पड़ते हैं, तो मैंने एक नया तरीका निकाला है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाया था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर के बाद मॉडलिंग लाइन में गया था, तो मेरा जो पर्पस था वो खुद को प्रूव करना था कि यार, खुद को वैसे प्रूव नहीं करना था लेकिन कॉन्फिडेंस को बिल्ड भी करना था। तो अभी मैंने सोचा है कि हमारी ऑडियंस है ना यूट्यूब पे काफ़ी एंटरटेनमेंट चीज़ें काफ़ी देखती है, तो उनको सिखाने के लिए हमने कुछ सोचा है, और वो सोचा ये है कि हम एक मूवी बना रहे हैं। क्या बात? और मूवी का पर्पस जो होगा, मैं ही लीड रोल करूंगा, क्योंकि मैं अगर उसमें एक्ट करूंगा तो लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे। तो मूवी के थ्रू हम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने डार्क सीक्रेट निकलवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, और ये पहली बार मैं रिवील कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ नहीं बताता। एक्चुअल में पर्पस ये भी है कि कई बार हम खुद, मतलब मैंने पर्सनली बहुत मूवी देखी है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो हमने बहुत सारी मूवी से कुछ ना कुछ सीखा है। टॉप डार्क सीक्रेट वैसे एक भी है, आप अपकमिंग प्लानिंग जो एक मूवी के लिए कर रहे हैं, तो पहले मैं उसका नाम, उसकी कहानी कुछ जरूर थोड़ा ओवरव्यू पूरा नहीं जानना चाहूँगा, लोग जाके देखेंगे उसको। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे रीजन ये भी था कि कई बार क्या होता है कि हमें लोगों तक पहुंचने के लिए तरीके ढूंढने होते हैं। तो मुझे जो मैसेज देना है, या मुझे पर्सनली जो चीज़ पसंद है, जैसे मैंने बीच में बोला था कि मुझे बहुत सारी स्किल्स पसंद है, मुझे एक्टिंग भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो चांस देख रहा था कि मेरे लिए परफेक्ट चीज़ क्या है। तो बहुत टाइम से एक कहानी मेरे माइंड में चल रही थी, उस कहानी को मैंने रेडी कर लिया है। तो डेफिनेटली मूवी आ रही है 2026 में ही आएगी, और उसको हम यूथ के लिए बना रहे हैं। उसमें कोई विलन कैरेक्टर होगा क्या?
बिल्कुल ब्लेन कैरेक्टर भी है उसमें, हीरो कैरेक्टर भी है, लेकिन अभी हम टाइटल रिवील नहीं करेंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए उस मूवी का जो थीम है वो एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, फैमिली ड्रामा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यानी बुंदेलखंड में अभी तक ऐसी कोई मूवी नहीं बनी होगी जैसा हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन मेरे दर्शक के मेरे भाई मेरे टीम परिवार से लगातार देख रहे हैं, उन्होंने बोला था कि आप भी इसमें रोल जरूर कीजिएगा, तो अगर मेरे लायक कोई एक आध रोल हो बताइएगा जरूर, मैं भी बिल्कुल। और मैं कमेंट करता हूँ कि मैं अगर रोल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एक रोल आपके लिए। ये तो बाकी सारे लोग खुश हो गए इस चीज़ को लेके। हाँ, अब मेरे ऑडियंस से लर्निंग का लेसन में क्वेश्चन था कि आपने लाइफ से अभी तक के फेलियर्स, सक्सेस, मल्टीपल फेजेस देखे, तो मैं एक पहले क्वेश्चन दोनों सेपरेट रहेंगे। पहले लर्निंग लाइफ के लेसन्स में आपने क्या सीखा जो इनको आप सिखा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए कई बार क्या होता है, इंसान को सीखने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो वो खुद सीख ले, कहीं से पढ़कर, कहीं से देखकर, या दूसरे के एक्सपीरियंस से। एक तरीका होता है खुद गलती करे, खुद सीखे। तो मैंने कई बार क्या किया कि खुद से गलती ज़्यादा की। मैंने दूसरों से सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दूसरे लोग नहीं सिखा पाते। मैंने लाइफ में खुद ट्राई किया, खुद सीखा। मुझे बिजनेसमैन बनने का बड़ा शौक था, तो एक टाइम ऐसा आया मैंने खुद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू कर दी। मैं जानता नहीं था क्या होती है, कैसे होती है, बस यूट्यूब पे गया, सर्च किया क्या होता है, कैसे होता है। मन में एक क्रेज था कुछ करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना थी, उसको चलाया। वहाँ पर फेल हुआ, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चला, 2 साल अच्छा चला, उसके बाद मुझे लगा कि लॉस हो रहा है, उसको बंद कर दिया। इसके बाद मैंने शुरुआत की थी तो एक स्कूल ओपन किया था। स्कूल ओपन करने के साथ हमारे कुछ पार्टनर थे, तो वहाँ पर नहीं बना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ, मैंने वहाँ पे छोड़ा। इसके बाद बहुत सारी जॉब्स मैंने ट्राई की। मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया, मैंने इंदौर में बहुत सारे BPO कॉल सेंटर में काम किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करके, बहुत सारे फेलियर झेल के आगे निकला। अब मुझे वहाँ से सीख सबसे ज़्यादा मिली। मेरी बोलूँगा वो फेलियर है, वो मेरे लिए एक क्लासेस थी। हर एक फेलियर मेरे लिए एक क्लास का काम करता था, और वहाँ से मैं जो लोगों को समझता था, वहाँ से जो मुझे रियल नॉलेज मिलता था आगे बढ़ने के लिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चाहे मैं पर्सनली या प्रोफेशनली जैसे भी फेल हुआ, चाहे वो लड़की का मैटर हो, या फिर बिजनेस का मैटर हो, या फिर जॉब का मैटर हो, हर तरीके से मैं सीखा, और हर एक सीख से मैं आगे बढ़ता गया, और उसको फिर रिपीट नहीं किया। बस ये मेरे फेलियर थे। मुझे लगा कि आप ना मिरर हो मेरे लाइफ में सेम एक्सपीरियंसेस हुए। मैं लाइफ में मल्टीपल कॉर्पोरेट कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट इतना स्मूथ जॉब है, सॉरी संडे सैटरडे ऑफ, और मैं सेल्स में था, इंसेंटिव इनफ, देन लाइफ लग्जरियस में जाते हैं अपना कॉफी लाते जो भी पीना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे पास कार्ड एक्सेस था तो मैं एक्सेस फ्री ले सकता था। मैंने मल्टीपल लाइफ में मतलब इतना बेस्ट जिया। कई लोगों ने बोला यार तू छोड़ के चले जाएगा काम, फिर नया काम करेगा रिजॉर्ट में, लोग छोड़ के देते हैं। मैं बोलता हूँ मैं लाइफ में लेसन लेना है, मैं उसमें अटकने नहीं है, या फिर मैं इनका होने नहीं है। मैं जितना हूँ उतना मुझे पावर नहीं है, वो नया तो दे देते हैं। तो हम टीचर्स को ढूंढ रहे हैं, उनसे लेसन सीख रहे हैं। हम उनके घर के थोड़ी हो गए हैं, हमारा घर तो है, हम उनको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आफ्टर वन वी लीव अवर बॉडी, हम when we become a soul, so when all the rest of the Lord of Father, those divine Father, in the most time. आपने रिलेट किया वहाँ पर एक चीज़ है कि जब आप बहुत सारे काम करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो कई बार फैमिली डाउट करती है, और लोग तो डाउट करते ही हैं कि यार ये इंसान करता है क्या, बार बार काम को छोड़ क्यों लेता है। तो वही चीज़ है कि कई बार लाइफ में फ्लेवर आपको चाहिए होते हैं, मतलब टेस्ट चाहिए होते हैं, वो एक दूसरी बात है। दूसरी बात वहाँ से आपको लगता है यार ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे कंफर्ट के हिसाब से नहीं। कंफर्ट इन द सेंस ये नहीं मुझे कंफर्ट जोन में रहना है। कंफर्ट मतलब ये कि आपकी कुछ वैल्यूज हैं जो फुलफिल नहीं हो रही वहाँ से, तो आप वहाँ से चेंजेस करते हैं। मेरी लाइफ में जब मैंने बहुत सारे कामों को बदला, तो लोग यही बोलते थे कि एक जगह टिकाना नहीं है। ठीक है, लोगों का सोचना अच्छा है, उनका नजरिया अलग है, लेकिन हमें पता है हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपने उद्देश्य के लिए बढ़ रहे हैं, हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, लाइफ में फेलियर और फेलियर से फिर बाउंस बैक करने में कितना ज़्यादा इमोशनली पूछा जाता है। और क्योंकि
जो बहुत क्लोज रहने वाले फ्रेंड्स, सर्कल, सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव, उन तारों के दौर से गुजरना पड़ता है। तो आपने उस दौर में कैसे अपने आप को फेस करा? बिल्कुल सही बात है। और मैं जिस जगह से आता हूँ बहुत छोटा सा गांव है, और छोटा सा गांव इसलिए भी है क्योंकि गांव अच्छे होते हैं लेकिन थॉट प्रोसेस के मामले में सोच बहुत छोटी हो जाती है। और रही बात है क्रिटिसिज्म की, तो वो मैं आज भी झेलता हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर में लोग जाके बोलते हैं कि लड़के की शादी क्यों नहीं करते हो, इतना ऐसा वैसा, शादी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, काम क्या करता हूँ, उनको मेरा काम समझ में नहीं आता है। तो क्रिटिसिज्म हुए हैं, लेकिन मेरी लाइफ में 2 चीज़ें हुई हैं ऐसी जहाँ पर मुझे लगा कि मैं टूट गया हूँ। और पहली जो घटना थी मैं बता चुका हूँ कि मेरे जब पापा एक्सपायर हुए, उस टाइम मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो वो मूव ऑन वहाँ से करना, वहाँ से बाउंस बैक करना खुद के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन लाइफ यही है ना कि आपको पहले तोड़ती है बहुत, फिर ताकत भी बहुत दे देती है। तो वो पता नहीं कौन सी पावर कैसे आई मेरे अंदर, मुझे क्या करना था, मैं बाउंस बैक किया वहाँ से। दूसरी बात, लोग जब आपको ताने देते हैं तो 2 चीज़ें समझ में आती हैं, या तो आप उनसे बेहतर हैं, दूसरा या वो आपके जैसा करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं। तो जब मैंने ये सीख लिया कि लोग भगवान को नहीं छोड़ते, हम इंसान हैं, तो मैंने लोगों की परवाह करना बंद कर दी। मैंने खुद को खुश करना शुरू कर दिया, खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। अरे लोग मेरे से प्यार करें ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 घटनाएं ऐसी थी कि तो पापा के चले जाने के बाद, दूसरी बार जैसे होता है कि जब आपके घर में कोई ऐसी बड़ी घटना घटती है तो आप लोगों से हेल्प लेना चाहते हैं, और फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उस समय लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, लोगों ने बात करना बंद कर दी। जब आप कमज़ोर होते हैं तो लोग सिर्फ आपको जज ही करते हैं, वो ये नहीं देखते कि इंसान आगे चल के क्या बनेगा, क्या मेरा इससे कोई वास्ता होगा, इससे भी कोई काम पड़ेगा। तो जजमेंट बहुत बुरा होता है, और यहाँ से मैंने बहुत सीखा है। तो ये मेरी लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मैंने बहुत सीखा। सॉरी, मैंने लाइफ के आपके उस मोड़ को याद दिलाया जो शायद आपको कभी कभार रुला देता है, लेकिन आप यकीन मानिए आपके फादर की ब्लेसिंग्स और उनका सपोर्ट आपके लाइफ में हर उस मोड़ पर होगा जब आप गिरने वाले होंगे। वो आपको हाथ पकड़ के उठा के रखेंगे। और मेरे ऊपर भी, मैंने अपने आज तक किसी को फैमिली में जाते नहीं देखा है। मेरी दादी, मैं जब कभी टूटा होता हूँ तो महादेव के रूप में मेरी दादी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि सोल जो है वो इस यूनिवर्स में सराउंडिंग में रहती है, तब तक उसका इंटेंशन पूरा नहीं होता। सही बात। वो मेडिकली अनफिट होने के बाद इस दुनिया से थोड़ा दूर गई है, लेकिन मेरे पास सदैव है। तो वो मुझे बाउंस बैक करती हैं कि तू करेगा, तू कर, तू करेगा, तू कर। कहाँ से क्या रिसोर्सेस होंगे करने देती हैं। फेलियर में मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं क्या तू करने जा रहा है, इस पर कुछ होगा नहीं, तू कॉमेडी वाला कंटेंट डाल, थोड़ा वैसा क्रिंच ला। मैंने कहा मैं इससे कमाने के लिए नहीं, प्रभु मेरे को महादेव काफ़ी रिसोर्सेज दिए हैं, मैं कहीं और से कमा खा सकता हूँ। सही बात। तो मेरा सेम है कि हम कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं वो एंड ऑफ द डे जब हम ओल्ड एज में हों, हम अपने कंटेंट को देखें तो हम सेम फील ना करें कि व्हाट आर द सेम वर्ड आई डूइंग व्हेन आई यंग इज, तो हमारे बच्चों को हम पे अफसोस ना हो। मैंने एक किस्सा सुना था कि बहुत टाइम पहले किसी बड़े एक्टर का है कि साथ में ही दोनों लोग थे, मुझे नेम याद नहीं आ रहा है, बहुत जाने माने एक्टर है। तो उनका एक इंटीमेट सीन उनके बर्थडे टाइम पे उसके बेटे ने अपनी माँ को दिखाया, मतलब वो उसमें शो करा। अब उनका बेटा काफी यंग एज में हमारे वन ऑफ द एक्टर्स है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जिनको हीरो मान बैठे हैं वास्तव में वो कलाकार है, वो बहरूपिया है, बिल्कुल नाटककार है। हीरोज एक टाइम पे आ रहा था 90s में, जो साइंटिस्ट थे हमको हीरो बोलते थे, उनका शो होते थे, हम लोग टिकट लेके जाया करते थे। अब हम साइंस की जगह टिकट लेके इनको देखने जाते हैं। थिएटर उनकी हुआ करते थे, लाइट शो होता था, हमारे थॉमस एल्वा एडिसन उनका होता था, आइजैक न्यूटन सर के शोज होते थे। अब हम जाते हैं ये देखने। खैर ये भी गलत नहीं है, दौर बदला है, मॉडर्नाइजेशन से लोग पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट जरूरी है, द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमने हीरो नायक किन को मान रखे? वी आर अ क्रिएटर ऑफ कंटेंट, वी आर नॉट अ क्रिएटर ऑफ सोसाइटी एंड नॉट give a positive impact on our youth and generation.
तो अगर हमारे कंटेंट में वो चीज़ नहीं है कि हम अपने यूथ को संभाल सके, उनको कुछ नया दे सके, तो हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम उनके पर्दे पे आए। सही। इसको लोग भूल रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों पे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका लाइफ में ट्रैवल से बहुत आपका नाता रहता है, तो अभी रिसेंट जर्नी के बारे में थोड़ा आप एक ब्रीफ में कीजिए, क्योंकि मैं बनारस था नहीं, अब बनारस हो गया है। जी। और वो इसलिए भी पसंद है क्योंकि मेरे काम से जुड़ा हुआ है। मुझे ट्रैवल पर्सनली बहुत पसंद था। जब मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया ना, तो उसके पहले मैंने बहुत रिसर्च की। ट्रैवल इसमें मिलेगा आपको, इसमें आपको टाइम मिलेगा, इसमें आपको मनी मिलेगी, इसमें आपको सम्मान मिलेगा, इसमें आपको आज़ादी मिलेगी और आप खुद के बॉस हैं। जब ये सारी चीज़ें मुझे मिली तो मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे ही लाइफ जीना चाहता हूँ। तो ट्रैवल जुड़ा हुआ है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मैं पहले 1 या 2 दिन का समय निकाल लेता हूँ कि उसी में शेड्यूल कर लेता हूँ कि यहाँ नियर बाय क्या कौन-सी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे मतलब नदियाँ, झील, झरने, पहाड़, नेचर वाइब्स बहुत अच्छी लगती है। नेचर लवर निकले आप तो। यस, बनारस तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस है और मैं बहुत टाइम से मतलब प्लान कर रहा था। बट वो होता है ना, यूनिवर्स आप जो प्लान कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं जिसके बारे में, जो आपकी इच्छा है, वो कभी ना कभी पूरा करता आपने है। लास्ट टाइम मुझे ही बोला था कि मैं बनारस आऊंगा जरूर, यस, मैंने आपसे बोला था और ज़्यादा समय नहीं जब हुआ। मैं था वहां पे। यस, और कोई प्लान नहीं था वहाँ ट्रेनिंग का, और देखो वहाँ से कॉल आया। तो वही है कि मुझे ट्रैवल से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि हम नए नए लोगों से कनेक्ट करते हैं, नई नई जर्नी होती है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होते हैं। आपको पता नहीं है आगे चल के कौन सी ट्रेन कब आ जाए, कितनी लेट हो जाए, सॉरी। आपको कितनी भूख सहन करनी पड़े, क्या खाना पड़े, कैसे लोगों से आपका वास्ता होगा। आपने मतलब स्ट्रीट फूड ट्राई करा है बनारस का? बहुत सारी, मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। मैं कई बार मलाइयो? जनरली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयल अवॉइड करता हूँ। बट ड्राई फ्रूट मैं ले लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि स्ट्रीट फूड में आप फ्रूट चाट वगैरह भी काफ़ी फेमस हैं, तो वो मैं बहुत ट्राई करता हूँ। तो आप करता हूँ। वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी में गए थे? यस, वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी। वर्ल्ड फर्स्ट ओल्डेस्ट सिटी यस, करेक्ट। इज इन इंडिया, इज बनारस। मैं आपके सारे किस्से कहानियों से बहुत हमारी माधव परिवार को नई चीज़, नई जानकारी और नई दिशा की ओर जाने के लिए आपने प्रेरित किया। मैं चाहता हूँ कि आप एक किस्सा और एक कहानी इस पे ही बताएं कि जो अभी कुछ करने जा रहे हैं जी। या फिर किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, वो बीच में गिव अप कर देते हैं किसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में, तो आप उनको इनकरेज कीजिए कि आपको रुकना नहीं है। करेक्ट। आप हमारे इन सारे प्रिय भाइयों को बोलिए जो हमारे माधव परिवार टीम देख रही है, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के बाद, क्योंकि लैक्मा का वन मोस्ट फेमस उसका जो डायलॉग मुझे भूलता नहीं है, उसको बोला था कि आप लाइफ में कोई स्टार्ट करते तो टुडे इज डिफिकल्ट, यस, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, but day after tomorrow you get success, but in one condition, most of the people end on evening करेक्ट। is why। मैं यूथ इसको पहले आप हिंदी में बता के फिर यूथ को बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस काम की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो सोचना मुश्किल होता है। अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है तो पहले सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूं कि सबसे पहले एरोप्लेन कहाँ बना था, तो सब लोग जगह बताते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपके ब्रेन में बना था। आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम है, तो सबसे पहले आपके ब्रेन में बनता है, वो तैयार होता है। तो पहले आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद में उसके लिए क्या रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन आपको सपोर्ट के लिए लगेगा, वो काम आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा सबसे मेन चीज़ ये कि उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आप अगर आईएएस बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आईएएस सिर्फ इसलिए बनना है कि उसमें लाल बत्ती में बैठेंगे, बहुत सारे गार्ड रहेंगे, पैसा बहुत मिलेगा, नाम होगी, इज्जत होगी, इसलिए आईएएस मत बनिए। आईएएस बनने के पीछे उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है, वो होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जब उद्देश्य होता है ना किसी इंसान का, तो कई बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप फेस कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, एक और काम कर सकते हैं। कुछ भी काम करने से पहले ना अपने आप को तैयार करना है। स्किल आपको बहुत ज़रूरी है। मैं बोलता हूँ डिग्री से ज़्यादा आजकल स्किल की ज़रूरत है, और स्किल वाले लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत। आप ये मान के चलिए कि किसी भी फील्ड में जाइए आप, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप काम के नहीं हैं।
आज बहुत सारे लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन स्किल सीखने वाले लोग हो सकता है कम डिग्री लेके भी सफल हों। तो स्किल पे काम करिए। तीसरी चीज़, आप दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करिए। आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे, आप कर ही लेंगे, तो बिल्कुल आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग आपको हमेशा सक्सेस हो जाएंगे तो तारीफ करने आ जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो ताने देने आ जाएंगे। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। एक और चीज़ है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन बहुत साफ होना चाहिए। आप कंट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं, सोसाइटी को कर रहे हैं, फैमिली को कर रहे हैं, देश को कर रहे हैं, बिल्कुल साफ नीयत होनी चाहिए। और लास्ट मेरे हिसाब से ये है कि आप खुद को खुश करना शुरू कर दीजिए, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, खुद की केयर करना शुरू कर दीजिए। लोग आपके पास जुड़ने को तैयार हैं, बैठे हैं। फिर आप किसी भी फील्ड में काम करिए, आप सफल हो जाएंगे। बहुत सुंदर। हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमने बड़े सटीकता से आपकी अदालत की तरह से पूछा आप सब लोगों के लिए। और मैं चाहता हूं कि हम और भी गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पे आपके लिए बुलाएं। हमारे मिस्टर संदीप भैया, जो आजकल 2 संदीप भैया हो गए हैं। एक हमारे एस्पिरेंट के संदीप भैया भी है, एक हमारे संदीप महेश्वरी जी भी है। कहीं ना कहीं आपका उनसे भी कोई रिलेशन था? यस, मुझे 2016 में एक वीडियो मिला था अनस्टॉपेबल करके, संदीप माहेश्वरी जी का। तो उस वीडियो को देखकर मुझे मन में एक ख्याल आया था, एक थॉट मतलब मेरे क्रिएट हुआ था ब्रेन में कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। वो थॉट उसी दिन से आया था। तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। हालांकि मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा मैनिफेस्ट करता रहता हूँ कि एक टाइम आएगा कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। और मुझे लोग अपने बुंदेलखंड में जानते हैं, ज़्यादातर यूथ मुझे जानता है। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये भी है कि मैं जब मेरा जो स्टाइल होता है सेमिनार करने का, ट्रेनिंग करने का, मैं थोड़ा फन लर्निंग कराता हूँ, एक्टिविटीज़ कराता हूँ, शेर और शायरियाँ सुनाता हूँ, तो लोगों को बहुत पसंद आता है। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसा ड्रीम में सबकॉन्शियस माइंड में उनको बिठाल के बैठे, मैं भी उनको बिठाल के बैठा हूँ कि एक दिन मैं संदीप भैया के साथ में ज़रूर पॉडकास्ट करूँगा और मैं आपकी ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ उससे पहले आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा और पावर से आप भी उनसे अपना ड्रीम कम ट्रू करें। और इन्हीं के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। हमें लगता है कि आपने बड़े ही धैर्य से हमें सुना और हमने आपके सारे रखे प्रश्नों को उत्तर अपने संदीप भैया से जानना चाहा और उन्होंने भी आशा करते हैं सारे आपके प्रश्नों के उत्तर को सटीकता से दिया है। और इसी तरह और देखते रहिए, बने रहिए माधव डॉट के साथ। आज के लिए धन्यवाद। लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच माधव जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। बोलते हैं ना, पहला पॉडकास्ट, पहला प्यार, पहला काम हमेशा याद रहता है। तो ये हमेशा याद रहेगा। और बहुत सारी आपसे बातें की। बाय नेचर प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपसे मिलकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू हमारे माधव परिवार को बोलिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू। और आशा करते हैं कि आप और ऊंचाइयों पे जाएं और हम माधव परिवार आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करें। और तब तक आप काफ़ी लोगों को, यूथ को हमारे अवेयर करके रखा हो और हम भी एक दिन सुपर पावर बनेंगे अपने यूथ के साथ में और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और द फर्स्ट लीडिंग कंट्री बनेंगे, लाइक इन GDP, in empowerment, in entrepreneur, in all sector those we have, and we do it. जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।